ER मॉडल इज नथिंग बट आपको पढ़ना है ER डायग्राम के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में। एक एग्जांपल मैं लेता हूं इसके लिए। जैसे कोई विजिटर है, विजिटर एक एंटिटी है जो क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है किसको, वेबसाइट को। ठीक है, और अगेन वेबसाइट जो है, वेबसाइट किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये टेढ़ा हो गया, क्रिएटेड बाय डेवलपर। इसका मतलब है कि जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एक पहले हम डायग्रामेटिकली और विजुअली एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो ER मॉडल इज नथिंग बट इट्स अ ब्लूप्रिंट। इसको हम क्या कहेंगे, ब्लूप्रिंट कहेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आता है, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉलेज आता है, और कॉलेज को चाहिए क्या, एक एप्लीकेशन। उसको क्या चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए। और उस एप्लीकेशन में अगर हम डिजाइनिंग फ्रंट एंड पार्ट को देखें तो उसके साथ एक सबसे बड़ा जो है पार्ट चाहिए, वो डेटाबेस के लिए चाहिए। तो डेटाबेस इस एप्लीकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट क्या है, डेटाबेस। क्योंकि वो कॉलेज क्या चाहता है, अपने सारे फैकल्टीज मतलब टीचर्स, स्टूडेंट, कोर्स, इन सब का प्रॉपर तरीके से, कंप्यूटराइज तरीके से डेटा को हैंडल करना, डेटा को मैनेज करना। इट मीन्स कि एक कॉलेज कोई एप्लीकेशन चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर चाहता है, मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें डेटाबेस की भूमिका, रोल सबसे बड़ी है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, अलग अलग रिलेशंस के माध्यम से एक बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट डेटाबेस क्रिएट करना से पहले एक लॉजिकल डायग्राम होगा जिसके थ्रू सभी एलिमेंट्स को, सभी एंटिटीज को, सभी एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब किया जाएगा। उसी को कहा जाता है ER मॉडल या ER डायग्राम। इसी को क्या कहा जाएगा, ER मॉडल या ER डायग्राम। ठीक है, इसमें इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे, हम कहें कि शेप की जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारे सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एट्रीब्यूट के लिए अलग, एंटिटी के लिए अलग, उसमें भी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, चाहे वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो, जैसे कोई की एट्रीब्यूट हो, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स के लिए अलग अलग ऐसी चीजों की शेप्स की रिक्वायरमेंट, मतलब सिंबल्स एंड नोटेशंस की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे ER डायग्राम में सिंबल्स एंड नोटेशन के बारे में, जिसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, जैसे सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी एंटिटी होता है, आपको पता है एंटिटी एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट है। एंटिटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका रियल एग्जिस्टेंस है। जैसे एक कंपनी के लिए एम्प्लॉई, एक कॉलेज के लिए स्टूडेंट एज वेल एज फैकल्टी। ठीक है, बैंक के लिए अकाउंट होल्डर। ठीक है, अकाउंट होल्डर,
तो ऑल दीज आर नोन एज एंटिटी, ठीक है। तो रियल टाइम ऑब्जेक्ट है और हर एंटिटी का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, अपना कुछ इंफॉर्मेशन होगा जो इस एंटिटी को डिफाइन करता है। जैसे अकाउंट होल्डर के लिए अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर एड्रेस या अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये सब इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपली एक रेक्टेंगल के द्वारा। किसके द्वारा? एक रेक्टेंगल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में। तो ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटिटी को, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरे सिंबल की बात करें रिलेशनशिप्स को, तो रिलेशनशिप्स के लिए क्या होता है? रिलेशनशिप्स के लिए आप किसी भी तरीके से डायमंड सिंबल को ड्रॉ करिए, ठीक है। तो नॉर्मली आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे, ठीक है। या ऊपर के थ्रू आप कर रहे हैं तो इसको ऐसे कर दीजिए। तो ये जो सिंबल है ये किसका है? रिलेशनशिप के लिए है। देखिए इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आपका जो एग्जाम है इनमें ऐसे सिंबल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो डायमंड सिंबल है वो किसके लिए? रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें कोई एंटिटी है जो वीक एंटिटी है, ठीक है, कोई एंटिटी है वीक एंटिटी है, इसका मतलब उसको हम डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं। अगर डबल रेक्टेंगल है तो ये जो है ये वीक एंटिटी है, ठीक है। वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल से शो किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वीक एंटिटी वीक रिलेशनशिप्स को, ठीक है, अगर हम बात करें डबल डायमंड सिंबल, तो ये जो सिंबल होता है ये किसके लिए होता है? एक होता है ये वीक रिलेशनशिप्स के लिए, मतलब वीक, इसको हम कहेंगे वीक एंटिटी रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप किसके किसके बीच होता है? दो एंटिटी के बीच होता है। तो वीक एंटिटी रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो वीक एंटिटी रिलेशनशिप के लिए इसमें डबल डायमंड का यहां पर यूज किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की, ठीक है। तो एट्रीब्यूट को सिंपली जो है शो किया जाता है जिस सिंबल से। एट्रीब्यूट, अब आपको इतना तो पता है कि एट्रीब्यूट है क्या। जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट की बात करें तो उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, ठीक है, रोल नंबर, नेम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उसकी एड्रेस, ओके, तो ये सब चीज क्या है? उसका एट्रीब्यूट है। इसमें भी आप देखेंगे एट्रीब्यूट में, तो एट्रीब्यूट जो सिंबल एक्लिप्स से शो किया जाता है, ठीक है, ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट। लेकिन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में अगर कोई एट्रीब्यूट जो यूनिक हो, जैसे प्राइमरी की जिसको हम बनाते हैं, तो उसको शो किया जाएगा, इस पे एक अंडरलाइन कर दिया जाएगा। तो अंडरलाइन का मतलब जैसे यहाँ पर रोल नंबर हो गया, रोल नंबर, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा की एट्रीब्यूट। क्या कहा जाएगा? की एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट में एक्लिप्स में अंडरलाइन का यूज किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। अगर कोई एट्रीब्यूट हो जिसका मल्टीपल वैल्यू हो, मल्टीपल वैल्यू कहने का मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो इस केस में इसे हम क्या कहेंगे? ये हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को किससे शो करेंगे? यहां पर डबल एक्लिप्स यहां पर बना देंगे हम, ये इस तरीके से, ये राउंड हो गया थोड़ा सा, इसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट की, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट इस तरीके से होता है, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट कंपोज्ड ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट।
कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसमें आप एट्रीब्यूट जो सिंपल होगा तो उसको हम एक एक्लिप्स से, और अगर की एट्रीब्यूट है तो हम अंडरलाइन कर देते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब होता है जैसे कि एड्रेस। अब एड्रेस में क्या होता है, एड्रेस कंपोज्ड ऑफ सिटी, स्टेट एंड पिन नंबर, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और उसके बाद कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब एक एट्रीब्यूट का कई सारा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम होता है एड्रेस। अब एड्रेस में क्या होता है, एड्रेस में स्टेट, सिटी, पिन नंबर, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब होता है जिस एट्रीब्यूट के मल्टीपल वैल्यूज होते हैं। मल्टीपल वैल्यूज कौन से एट्रीब्यूट को हो सकते हैं, जैसे नेम है तो नेम का फर्स्ट नेम, ठीक है, मिडिल नेम। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें नेम का, तो नेम में क्या होता है, फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तो ये क्या हो गया, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, अब बात हम लोग करेंगे रिलेशनशिप्स की। यहां तक क्लियर हो गया। इसमें क्या फिर से एक बार करना है, बताइए, इसमें क्या फिर से करना है, इसमें ऐसा कुछ तो बताया नहीं हमने। अब यहां पर हम देखेंगे रिलेशनशिप्स की। अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को थियोरेटिकल पार्ट पे ले चलूंगा, बट पहले इस चीज़ों को समझ लीजिए। इसमें बाकी नोट्स के लिए तो है, इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है जो आपको नोट्स के रूप में जाएगा, और ये तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, ठीक है, तो रिलेशनशिप में कौन कौन सा रिलेशनशिप होता है, अगर हम बात करें तो वन टू मेनी, पहले तो वन टू वन, वन टू वन, ओके, वन टू मेनी, और इसका ठीक अपोजिट करें तो बात दोनों एक ही है, मेनी टू वन, मेनी टू वन। ठीक है, और उसके बाद मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी, ये होते हैं रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब रिलेशनशिप्स की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें हम ले सकते हैं, जैसे कोई एक स्टूडेंट है और उसका कोई कोर्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट और कोई कोर्स में एनरोलमेंट कर रहा है, स्टूडेंट कोर्स, ठीक है, तो व्हेन ए स्टूडेंट एनरोल फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, तो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में, मतलब एक स्टूडेंट एक कोर्स को ऑप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको वन टू वन का रिलेशनशिप कहेंगे। ठीक है, वन टू वन रिलेशनशिप कहेंगे। एंड उसके बाद अगर हम बात करें वन टू मेनी, मतलब यहाँ पर टीचर है, अ टीचर हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स, तो टीचर एंड स्टूडेंट, ये जो रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप किसका होगा, ये रिलेशनशिप होगा वन टू मेनी का। और अगर आप इसका अपोजिट कर दें तो स्टूडेंट और टीचर, तो मेनी टू वन का होगा। उसके बाद क्या है, मेनी टू मेनी, ठीक है, मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप है, मतलब कस्टमर और प्रोडक्ट का इसमें हम ले सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है,
कस्टमर और प्रोडक्ट का। या आप स्टूडेंट कोर्स को भी ले सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर मल्टीपल कोर्स में एनरोल्ड है तब भी आप ले सकते हैं। या फिर आप ले सकते हैं देयर आर मेनी कस्टमर्स, ये हो गया ऑर्डर, और देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिलेशनशिप्स का क्या हो गया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन बात इतनी नहीं है। बात यहां पर यह है कि इसको जब हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम जब ER मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जब भी हम ER मॉडल को, ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को अगर हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब है जब हम रियल तरीके से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं, हम टेबल और रिलेशन का जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो हमें इसका क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, कोर्स का एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, और उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप का क्या करना पड़ेगा, एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से टीचर का, स्टूडेंट का, कस्टमर का एंड प्रोडक्ट्स का हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 2 टेबल क्रिएट कर लिया। यहां पर अगर हमने मान लिया हमें मेनी टू मेनी, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसी से सब समझ में आ जाएगा। कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले कस्टमर टेबल हमने क्रिएट किया, कस्टमर टेबल क्रिएट कर लिया। इसमें कस्टमर की आईडी, ठीक है, कस्टमर की नेम, ठीक है, कस्टमर की आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर का एड्रेस और कस्टमर का कांटेक्ट। यहां पर हमने क्या कर लिया, टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमने प्रोडक्ट का एक टेबल क्रिएट कर दिया। ये पहला रिलेशन यहां पर हो गया इसका। दूसरा रिलेशन हमने क्या किया, प्रोडक्ट का कर लिया। प्रोडक्ट का एक रिलेशन, मतलब टेबल क्रिएट कर दिया प्रोडक्ट का। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट का आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, और प्रोडक्ट का प्राइस। यहां पर हमने एक रिलेशन क्रिएट कर लिया। ठीक है, मेनी कस्टमर कैन बाई मेनी प्रोडक्ट्स, मतलब कोई कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को बाई कर सकता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, मेनी टू मेनी का रिलेशन है। ठीक है, ऐसे में इस रिलेशन को, रिलेशन क्या है, M और N का रिलेशन है। इसको M और N से लिखा जाता है, मेनी टू मेनी रिलेशन को। तो इस रिलेशन के लिए एक तीसरा यहां पर टेबल क्रिएट होगा, जो किसको शो करेगा, तीसरा जो टेबल क्रिएट होगा वो होगा किसके लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए। ठीक है, और रिलेशनशिप्स के लिए आपको पता है कस्टमर बाई प्रोडक्ट्स। तो ये जो है बाई, ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक जो टेबल क्रिएट किया हमने, कस्टमर आईडी, उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, कस्टमर आईडी
और साथ में क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी। ये दो एट्रीब्यूट जो है यहां पर क्या है, मैंडेटरी है। ये दो एट्रीब्यूट जो है मैंडेटरी है इसके रिलेशनशिप्स के लिए, ताकि ये पता चले कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, या ठीक उल्टा विच प्रोडक्ट इज बॉट बाय विच कस्टमर। तो यहां पर रिलेशनशिप बनेगा जो वो क्या बनेगा, यहां पर रिलेशनशिप बनेगा वो मेनी टू मेनी का बनेगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया, यहां पर कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। यहां पर कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की है इस टेबल में। यहां पर प्रोडक्ट आईडी क्या है, ये प्राइमरी की है। दोनों का यूज किया गया एक तीसरी टेबल में, दोनों का यूज किया गया एक तीसरी टेबल में, कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। तो यहां पर ये जो की होंगे ये फॉरेन की होगा। क्या होगा, यहां पर ये दोनों एज अ फॉरेन की यूज हुए। क्यों फॉरेन की यूज हुए, क्योंकि एक टेबल में ये ऑलरेडी प्राइमरी की है और यहां पर प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी क्या है, प्राइमरी की है। तो अन्य टेबल में जब इसे हम रेफरेंस करेंगे, रेफर करेंगे, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक अनदर टेबल जहां पर ये दोनों ही फॉरेन की है। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात समझना है आपको कि क्या इस तीन टेबल को, आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा मैं ओपन करता हूं, क्या इस तीन टेबल को, क्या इसको दो टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है? अरे क्लियर नहीं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। क्या इस तीन टेबल को दो टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है? अजय कुमार कह रहे हैं ये सब कहाँ पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं समझ में आएगा अजय आपको। देखिए यहां पर एक चीज है, देखिए यही चीज समझना है, इस टेबल को इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है कि एक कस्टमर एक से ज्यादा प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ठीक है, हो सकता है कि एक कस्टमर एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता है, हो सकता है कि सेम प्रोडक्ट एक से ज्यादा कस्टमर खरीद रहे हो। ठीक है, तो यहां पर जो है एक बात समझना है आपको कि यहां पर इस दोनों को क्या, दोनों को, इस तीनों टेबल को दो टेबल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता है, समझ में आया आपको? नहीं, यहां पर तीन टेबल रिक्वायर्ड है। कारण क्या है, तीन टेबल इसलिए रिक्वायर्ड है कि यहां पर आप ये समझना है कि सेम प्रोडक्ट कैन बी बॉट बाय मेनी कस्टमर्स। ठीक है, इवन वन कस्टमर कैन बाय मेनी प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहां पर इस बात को समझना है। ठीक है, जैसे कोई कस्टमर है, उसका कस्टमर आईडी है मान लीजिए 1, उसका नेम है ABC, एड्रेस है A, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट आईडी 001। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम क्या है,
बुक है, ठीक है, और प्राइस है 500। ओके, तो यहां पर आप ये समझिए, दूसरा कोई यहां पर कस्टमर आईडी है 2, इसका नाम है ABCD, ठीक है, AB123, ठीक है। यहां पर क्या, प्रोडक्ट आईडी 002, ठीक है। बुक क्या है, यहां पर मान लीजिए कोई है कोई दूसरा प्रोडक्ट, मान लीजिए शर्ट है, ठीक है, इसका प्राइस है 1000 रुपीज। इसका मतलब ये है कि एक बात समझिए, एक कस्टमर आईडी 01 कैन बाई बोथ द प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट आईडी 1 and 2 ऑल्सो, ठीक है। सिमिलरली ये जो कस्टमर आईडी 2 है, ये भी इस दोनों प्रोडक्ट को खरीद सकता है, 001 002 को। तो यहां पर क्या कोई यूनिकनेस है? यूनिकनेस यहां पर नहीं है। इन दोनों रिलेशंस में यूनिकनेस आपको नजर नहीं आएगा। ये अपने आप में सेपरेटली क्या है, यूनिक होगा, यहां पर सेपरेटली क्या होगा, यूनिक होगा, और इसलिए यहां पर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। जैसे कस्टमर आईडी 01, कस्टमर आईडी 01, प्रोडक्ट आईडी 001, ठीक है। एक बार और भी हो सकता है कस्टमर आईडी 01, और हो सकता है कि ये दूसरा प्रोडक्ट भी खरीद ले 002। हो सकता है कि कस्टमर आईडी 02 ये इस प्रोडक्ट को भी खरीद ले 001 को। आप समझ गए? इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप क्या है, मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। ओके, समझ गए आप लोग? ऐसा नहीं है कि कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीद लिया वो दूसरा कोई नहीं खरीद सकता, या ये प्रोडक्ट अगर इसके दो थ्रू सेल हो गया तो ये प्रोडक्ट कोई और नहीं खरीद सकता। यहां पर 02 भी क्या कर रहा है, प्रोडक्ट 1 को खरीद रहा है। 02 हो सकता है कि प्रोडक्ट 2 को भी खरीद ले, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है मेनी टू मेनी का। ओके, और बाकी जो है, बाकी बहुत आसान है। बाकी जो है 1 to 1 और 1 to मेनी, वो इतना आसान है कि आप खुद से भी टेबल ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या नहीं आएगा तो आप बताइए मुझे। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स वी कैनॉट रिड्यूस द नंबर ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो मेनी टू मेनी, अदरवाइज 1 to मेनी में और मेनी टू 1 में क्या हो सकता है, टेबल को 3 टेबल को 2 में रिड्यूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर यूनिक है और यूनिक आईडी है, और 1 to मेनी मतलब कोई ना कोई एक क्या है उसमें, एक जो है एट्रीब्यूट, एटलीस्ट 1 एट्रीब्यूट शुड बी यूनिक। देयरफॉर यहां पर दोनों ही क्या है, दोनों ही एट्रीब्यूट इन द बोथ वे दोनों यूनिक है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और है यहां पर, शशि का बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि यहां पर थर्ड टेबल में प्राइमरी की क्या होगा। यही बात मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था आप लोगों को बताना। बहुत अच्छा कि आपने बता दिया शशि कुमार जी। तो यहां पर आप ये समझिए बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कुछ समझ में नहीं आएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस में जब तक ये नहीं आएगा, फिर उरटने वाली बात है, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर प्राइमरी की जो होगा, प्राइमरी की एज अ कंपोजिट की यूज होगा, ठीक है। यहां पर प्राइमरी की जो होगा, प्राइमरी की जो बनेगा उसमें केवल एक एट्रीब्यूट यूज नहीं होगा, कस्टमर आईडी प्लस प्रोडक्ट आईडी, ये दोनों मिलकर के प्राइमरी की का काम करेगा। इसका मतलब एक सिंगल एट्रीब्यूट कैन नॉट बी ए प्राइमरी की इन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, दैट्स वाई यहां पर क्या होगा, यहां पर कंपोजिट होगा। तो इसी को बेसिकली कंपोजिट कहा जाता है, जब एक प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट से, मोर देन वन एट्रीब्यूट्स मतलब दो एट्रीब्यूट से मिलकर के बना हुआ है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट की यूज होगा, ठीक है, कंपोजिट की। अन्यथा अगर 1 to मेनी की बात करें या मेनी टू 1 की बात करें तो वहां पर एक प्राइमरी की होगा। जब एक प्राइमरी की होगा, इसका मतलब हम इस टेबल को इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ही ला करके हम अटैच कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहां भी एक प्राइमरी की और यहां भी प्राइमरी की है तो हम क्या करेंगे, उसको सारे एट्रीब्यूट्स को, बचे हुए एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो इसमें ला करके हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ओके,
अब हमें आज जो है ना, अभी तक जो पढ़ा है इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी करना है। एक बार मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन पे लेके चलता हूं, कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, 1 to 1 को बता दें। देखिए 1 to 1 का जनरली कोई ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि डेटाबेस में ऑलवेज जो होगा वो कुछ ना कुछ तो होगा एक बड़े लेवल पे, जहां पर हम 1 to many। तो 1 to 1 में बेसिकली कोई ज्यादा चीज कुछ भी ऐसा नहीं होता। जो स्टूडेंट है, कोर्स है, तो वो एक क्या होता है, उसमें कोई भी ज्यादा एक जनरल अजम्पशन है बस, ठीक है। तो अब थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने में आपको वो सारी चीजें जो हमने बताया वो बातें जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये भी पढ़ना आपको जरूरी है एक बार थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपके में जो भी डाउट्स होगा उसको मैं बताता हूं, ओके। अब देखिए चैट बॉक्स ओपन करने से ना सब कोई कुछ ना कुछ लिख ही रहा है। यहां देखिए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो उसी चीज को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया लैंग्वेज को समझने के लिए। एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन अ परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड, मतलब रियल वर्ल्ड चीजों के लिए है। ईआर मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर चैन। क्या नाम था इनका? पीटर चेन था। बट ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ करस्पॉन्डिंग डायग्रामेटिक टेक्निक। डायग्रामेटिक टेक्निक जो हमने कहा कि जिन सिंबल्स और नोटेशन का हेल्प करके पहले हम एक्चुअल रूप से डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, लॉजिकली ड्रॉ करते हैं एक ब्लूप्रिंट, ठीक है। जैसे कोई कंपनी आकर के आपको या कोई बैंक आकर के आपको समझाएगा एक सॉफ्टवेयर कंपनी को कि हमें इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पर कस्टमर रहेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स रहेगा, यहाँ पर मतलब स्टाफ रहेगा। तो इस सभी चीजों को समझ करके एक लॉजिकली डायग्राम रिप्रेजेंट करना वो ईआर मॉडल है। तो याद रखेंगे इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? पीटर चैन ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। एंटिटी कुछ भी रियल वर्ल्ड चीज है, जैसे यहां पर एक पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, ऑब्जेक्ट, इवेंट, कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके बारे में भी डेटा को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। एक मोबाइल भी यहां पर क्या होगा, एंटिटी है, ओके। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट एंड इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। एन एंटिटी, ऑब्जेक्ट, प्लेस, ये आप जानते हैं, ठीक है। डायग्राम में एंटिटी को रेक्टेंगल से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहां पर स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी सेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट में आपको डिफरेंस समझना है। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड वीक एंटिटी सेट? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट ऑलवेज हैव अ प्राइमरी की। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है? जिसमें ऑलवेज अगर प्राइमरी की है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, ठीक है। एंड प्राइमरी की को रिप्रेजेंट किया जाता है अंडरलाइन सिंबल से, ठीक है। प्राइमरी की को यहां पर क्या किया जाएगा, देखिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, इसका मतलब उसको इस शेप में क्या किया जाता है, रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। वीक एंटिटी सेट है तो यहां पर हमने क्या बताया आपको, ऑलरेडी बताया कि इसमें क्या होगा, यहां पर डबल जो है यहां पर रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल, ओके। और इट कंटेन्स अ प्राइमरी की रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइन सिंबल। अंडरलाइन सिंबल मतलब क्या, इस एट्रीब्यूट को अंडरलाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इट कंटेन्स अ पार्शियल की विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश्ड अंडरलाइन सिंबल। तो यहां पर इसका मतलब ये होता है कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, डैश अंडरलाइन सिंबल। इसका मतलब ये है कि यहां पार्शियल की मतलब इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग की, मतलब प्राइमरी की इज नॉट प्रेजेंट। द मेंबर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज कॉल्ड द डोमिनेंट एंटिटी एंड मेंबर ऑफ वीक एंटिटी सेट इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट एंटिटी सेट। तो ये थोड़ा सा पार्ट आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए। एट्रीब्यूट्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, एट्रीब्यूट्स क्या है,
ठीक है, अलग अलग नामों से इन सब चीजों को बताया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना है कि एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यहां पर प्रॉपर्टीज। एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन एंटिटी, ठीक है, जैसे यहां पर स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, etc। की एट्रीब्यूट को क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिप्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये आपको नोट्स दूंगा जिससे आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा रिवीजन के पर्पज से, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखेंगे एट्रीब्यूट्स जो है ये सारे एक ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन एक एंटिटी हो गया। तो ऐसा कोई भी चीज जिसके बारे में हम डिटेल मेंटेन कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन भी अपने आप में डेटाबेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन का नंबर मतलब ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है, अमाउंट एंड टाइप, तो ऑल दीज क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स में आपको मैंने बताया कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है। कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब क्या हुआ, एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि यहां पर इसके सब प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे एड्रेस इज कंसिस्ट ऑफ क्या, हाउस नंबर, एरिया मतलब विलेज, सिटी, स्टेट, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। एक एट्रीब्यूट का एक सिंगल वैल्यू हुआ, जैसे कि रोल नंबर है, ठीक है, तो रोल नंबर क्या है, एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें तो मतलब इवन नेम को भी क्या कर सकते हैं, यहां पर एट्रीब्यूट्स रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ठीक है। एट्रीब्यूट रोल नंबर, नेम एंड क्लास कैन होल्ड वन वैल्यू, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है, नेम में भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हो जाता है। एट्रीब्यूट सब्जेक्ट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एट द स्टूडेंट कैन स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट, तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में क्या हो सकता है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट इज यहां पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। रोल नंबर, नेम, क्लास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, बट एट्रीब्यूट सब्जेक्ट इज ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। लेकिन मैंने आपको नेम भी बताया था, तो नेम भी क्या है, सम केसेस क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि डेटाबेस कैसे डिजाइन हुआ। कभी कभी एक ही बार आपने देखा होगा कि फॉर्म में पूरा नाम आप यहां एंटर कर दीजिए, ठीक है, जैसे एटीएम ट्रांजेक्शन करते हैं तो नेम ऑन द कार्ड। कई बार होता है जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम अलग से। तो ये डिपेंड करता है कि उसको क्या कंसीडर किया गया है डेटाबेस के डिजाइन में। ये डिजाइनर को और फ्रंट एंड के और डेटाबेस कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। बट नॉर्मली कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो सिंगल वैल्यूड हो, जैसे कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, मल्टी वैल्यूड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। और जो भी हमने पढ़ा हुआ है आज तक, मतलब खासकर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स में, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो या तो आप लोग और इसमें आपका डाउट का भी दिया जाएगा सेशन, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। क्वेश्चन से मुझे पता है कि बहुत सारा डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा, जो ये जनरल टाइप के जो भी डेटाबेस के हैं, अपार्ट फ्रॉम द SQL। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपार्ट फ्रॉम द SQL, क्योंकि मैं SQL को बिल्कुल ही अलग तरीके से आपको पूरा SQL के कमांड्स, एक एक कमांड विद एग्जांपल मैं आपको करा दूंगा, तो उससे उसका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वाज एन अर्ली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिलेशनल मॉडल डेवलप्ड बाय EF कोड ऑफ IBM। तो IBM के द्वारा जो DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम क्या है? DB2। तो ऑप्शन बी इज राइट। DB2 का मतलब क्या है? DB2 IBM का प्रोडक्ट है, EF कोड के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ DBMS एक्सेप्ट creating and processing forms, creating databases, processing data, administrating database. Functions of DBMS. Following are functions of a DBMS except. देखिए यहां पर एक चीज मुझे बताइएगा कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो पोर्टल है वो ठीक ढंग से काम करना शुरू कर दिया? क्योंकि मॉर्निंग में काफी दिक्कत आ रहा था, मॉर्निंग में काफी प्रॉब्लम आ रहा था, अभी भी प्रॉब्लम है? आज ठीक है, ओके, वर्किंग। हाँ, चलिए मैं समझ गया। यहां देखेंगे, द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ DBMS एक्सेप्ट। देखिए क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर्म्स जो है ये फ्रंट एंड का काम है, डेटाबेस इज ऑल अबाउट बैकएंड। ठीक है, डेटाबेस इज ऑल अबाउट बैकएंड। ओके, तो क्रिएटिंग डेटाबेसेस, प्रोसेसिंग डेटा, एडमिनिस्ट्रेटिंग डेटाबेस। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि एक्सेप्शन केस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो पूरा एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, दैट इज अनदर थिंग। यहां एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही, उस पर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। ERP जो होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। Enterprise resource planning is an application example of multi-user database application. Option B is right. Multi-user database application, क्योंकि एक टाइम में किसी भी एंटरप्राइजेस के मल्टीपल पीपल डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रो इज अ सिनोनिमस विद द टर्म। रो, रिकॉर्ड, रिलेशन, कॉलम एंड फील्ड। फील्ड आप जानते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम है, जहां पर एक्चुअल डेटा हम फीड करते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड, एक रो में क्या होता है? लॉजिकल रिलेटेड फील्ड होता है, तो लॉजिकल रिलेटेड फील्ड का मतलब क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। रिलेशन इज नथिंग बट टेबल। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबल के फॉर्म में क्या करते हैं? डेटा मेंटेन करते हैं रो एंड कॉलम के फॉर्म में। कॉलम का मतलब क्या हुआ? एट्रीब्यूट। कॉलम का मतलब एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी की इज सेलेक्टेड फ्रॉम द कंपोजिट की, डिटर्मिनेंट्स, कैंडिडेट कीज, फॉरेन कीज। द प्राइमरी की इज सेलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी की, जो कैंडिडेट कीज होते हैं उन्हीं में से सेलेक्ट होता है। ठीक है, मतलब अगर सपोज देयर आर टू कैंडिडेट की, वन सेलेक्टेड एज द प्राइमरी की, देन अनदर बिकम्स व्हाट? अनदर बिकम्स अल्टरनेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो।
यहां पर देखिए की जो होता है, की जो एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, तो रो को क्या आइडेंटिफाई करता है, की आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ रिलेशन इज कंसिडर्ड अ कॉलम, वन डायमेंशनल टेबल, टू डायमेंशनल टेबल, थ्री डायमेंशनल टेबल। क्या चैट बॉक्स प्राइवेट नहीं है, बताइएगा आप लोग, चैट बॉक्स प्राइवेट नहीं है? ओके ओके, चलिए ठीक है। यहां पर आप देखेंगे अ रिलेशन इज कंसिडर्ड एज अ, रिलेशन क्या है, टू डायमेंशनल टेबल है। ओके, रिलेशन क्या है, टू डायमेंशनल टेबल है, क्योंकि रिलेशन कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ डेटा हायरार्की इज, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ डेटा हायरार्की इज, थ्री को थ्री डायमेंशन बोलेंगे और क्या बोलेंगे, बीट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, यही है ना, बीट बाइट रिकॉर्ड फील्ड, रिकॉर्ड फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ गोल ऑफ डेटा माइनिंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, अ गोल ऑफ डेटा माइनिंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, टू एक्सप्लेन सम ऑब्जर्व्ड इवेंट और कंडीशन। देखिए यहां पे ऑब्जर्व्ड इवेंट और कंडीशन का मतलब होता है कोई डिसीजन लेना, अवेलेबल डेटा के हेल्प से, एक होता है ना कि एक कस्टमर्स की लिस्ट पता लगाना या प्रिडिक्ट करना, सेल्स का प्रिडिक्शन करना। तो यहां पर आपको समझना है कि ये जो कंडीशन होता है आफ्टर कंपाइलिंग एनालाइजिंग एंड ऑल, ठीक है, आफ्टर कंपाइलिंग एनालाइजिंग एंड ऑल, तो ऑप्शन यहां पर ए होगा, डेटा माइनिंग, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, डेटा वेयर हाउस जनरली क्या होता है, थोड़ा सा इस टर्म को आप समझ लीजिए, पहले डेटा माइनिंग को समझने के लिए, डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टोर करना, जैसे अनाजों का भंडार करना, तो हम कहते हैं कि ये फूड वेयर हाउस है, मतलब फूड ग्रेन का वेयर हाउस है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिमिलरली डेटा को स्टोर करना, और डेटा को स्टोर करना किसी किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जिन डेटा से संबंध है या जिन डेटा को स्टोर करने से उनको बिजनेस में हेल्प मिल रहा है, तो ऐसे डेटा क्या है, टर्म डेटा वेयर हाउस। पहली बार इसको कॉइन किया गया था, इस शब्द को 1990 में, ठीक है, बिल इनमॉन के द्वारा। डेटा वेयर हाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलाटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, यहां पर डेटा वेयर हाउस क्या है, इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब क्या, जैसे एक कॉलेज है तो वो क्या करेगा, अपने स्टूडेंट का डेटाबेस मेंटेन करेगा, जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स को ही अलग अलग प्लेटफॉर्म से डेटा को अरेंज क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। दिस डेटा हेल्प्स एनालाइज टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उस डेटा के एनालिसिस से उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, और वो जिससे भी रिलेटेड होगा उसके इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिराइव करने में क्या हेल्प करेगा, डेटा वेयर हाउस हेल्प करेगा। ओके, डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड अस जनरलाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड डेटा इन अ मल्टी डायमेंशनल व्यू। ठीक है, उस डेटा से हम बहुत सारे चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद along with generalized and consolidated view of data, a data warehouse also provides us online analytical processing tools. Okay,
These tools help us an effective analysis of data in multi-dimensional space. जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत सारा डेटा है उससे संबंधित, तो उसमें क्या है, उसमें आपको ये समझना है कि वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसे डिराइव हो सकता है एनालिसिस के बाद। इसलिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेटा एनालिस्ट जो आप देखते हैं, डेटा एनालिस्ट एक मतलब प्रोमिनेंट जो है पोजीशन क्रिएट हुआ पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद दिस एनालिसिस रिजल्ट इन डेटा जनरलाइजेशन, डेटा माइनिंग। तो इससे क्या होता है कि ये जो इससे डेटा माइनिंग जो यहाँ से निकल करके आया, तो डेटा माइनिंग क्या है, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ह्यूज सेट ऑफ डेटा। अब हमारे पास डेटा है, मान लीजिए सपोज हमारे पास ये डेटा है, तो अगर हमारे पास डेटा है पूरे बिहार के 20 करोड़ लोगों का, ठीक है, तो इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उनके एज के थ्रू कि इसमें से 20 से 30 साल के एज ग्रुप के लोग जो है वो क्या हो सकते हैं, 20 to 30 ईयर्स के, मतलब दे आर इन स्टडी पीरियड एंड दे आर टेकिंग द क्लासेस, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एंड ऑल। तो यहाँ पर किसी कॉलेज के लिए ये पर्सपेक्टिव स्टूडेंट या मतलब उनके लिए ये स्पिरेंट या हम कह सकते हैं कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ से हम उनके एज से क्या कर सकते हैं, इस 20 करोड़ में से हो सकता है कि 1 करोड़ डेटा हम यहाँ से क्या करें, डेटा माइन कर लें जो प्रिडिक्शन में उनके डिसीजन में, ठीक है, यूज होता है। ओके, तो डेटा माइनिंग इज डिफाइंड एज एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ह्यूज सेट ऑफ डेटा। डेटा माइनिंग क्या है, बहुत सारा डेटा, मतलब डेटा वेयर हाउस से अपने उसमें से कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना डेटा माइनिंग है। तो डेटा माइनिंग को एक इंफॉर्मेटिव डेटा कह सकते हैं, इंफॉर्मेटिव डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, बाकी इसी से संबंध में आपके पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिलेशनल मॉडल रिलेशनशिप्स बिटवीन रिलेशंस आर और टेबल्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग। इन द रिलेशनल मॉडल relationship between the relations or tables are created by using composite key, determinants, candidate keys, foreign keys. ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था रिलेशनशिप जैसे कोई भी मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, एंड देयर आर टू डिफरेंट टेबल्स, और उन दोनों टेबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के प्राइमरी की को यूज कर लेंगे एज अ फॉरेन की। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेन की इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन वन टू मेनी रिलेशनशिप द एंटिटी दैट इज ऑन द वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप इज कॉल्ड, and fill in the blanks entity. Parent, child, instance, subtype. जैसे टीचर टीचेज स्टूडेंट्स, तो टीचर वन एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, तो वन टू मेनी क्या रिलेशनशिप है, तो यहां पर वन साइड मतलब जो टीचर है वो यहां पर रिलेशनशिप में क्या डिनोट कर रहा है, पेरेंट, एंड दो अदर साइड क्या है, तो देयर आर मेनी स्टूडेंट, तो वो चाइल्ड। तो यहां पर ये क्या हो जाता है, पेरेंट एंटिटी हो जाता है, क्या हो जाता है, पेरेंट एंटिटी हो जाता है। ओके, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप में ए होगा वो राइट होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस अप्रोच। इनमें से कौन सा है एडवांटेज नहीं है डेटाबेस अप्रोच का। Which of the following is not an advantage of the database approach? Increased security, elimination data redundancy, ability to associate related data, none of the above. A database approach having देखिए यहाँ पे एक डेटाबेस अप्रोच का बेनिफिट क्या है
डेटा रिडंडेंसी को एलिमिनेट किया जा सकता है, मतलब अगर सेम टाइप ऑफ डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर है उसको रिडंडेंसी कहा जाता है। रीअकरेंस ऑफ द सेम डेटा एट मल्टीपल प्लेसेस इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी, तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कैसे एलिमिनेट होगा? कॉन्स्ट्रेंट लगा करके। एबिलिटी टू एसोसिएट रिलेटेड डेटा, ऑब्वियस सी बात है, डेटा यहां पर ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा को और वो भी लॉजिकल रिलेटेड डेटा को क्या किया जा सकता है? एक जगह पे स्टोर किया जा सकता है। इंक्रीज सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी को भी इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब उसको एक्सेस कंट्रोल करके। एंड यहां पर क्या होगा? ऑल आर द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच, ये सब एडवांटेज है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, रोज ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट? टप्पल। रो को क्या कहा जाता है? टप्पल कहा जाता है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ रो इन अ टेबल, अगर हम बात करें नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, इसको क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ रो इन अ टेबल इज व्हाट? कार्डिनलिटी। बिल्कुल सही है, कार्डिनलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In a relational database, this is a data structure that organizes the information about a single topic into rows and columns. जल्दी जल्दी से आंसर करिए। In a relational database, this is a data structure that organizes information about a single topic into rows and columns is known as table या relation. Next है a database management system. Question number 15 है a database management system allow both 1 and 2 is right. Option 4 allow simultaneous access to the multiple files, can do more than a record management system. Both 1 and 2. Next क्या है? The property or properties of a database is are. The property and properties of a database is are an integrated collection of logically related records, consolidate separate files into a common pool of data records, data stored in a database is independent of the application programs using it, all of the above. All of the above is a right answer. Next, the primary goal of a DBMS is to provide an environment that is congenial to the user, मतलब convenient होता है इसका मतलब, store the information, retrieve the information, all of the above. Option 4 is right. Next, a good candidate for a primary key in a database would be last name, birth date, employee position, title, student ID number. सभी लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग बस देख रहे हैं? स्टूडेंट आईडी नंबर क्या हो सकता है? कैंडिडेट की हो सकता है इन द गिवन एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है द फिल इन द ब्लैंक्स डेटाबेस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर। हायरार्किकल, जो ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है, जनरल, स्टैंडर्ड, रिलेशनल। हमने क्या बताया आपको कि आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना, ये रिलेशनल डेटाबेस है। Relational database is most widely used database structure. In relational database model, after conceptually designing your database, the information contained in a single class would be stored in a conceptually जब हम डिजाइन करते हैं डेटाबेस को, तो इंफॉर्मेशन जो किसी एक एंटिटी के बारे में, एक क्लास के बारे में होता है, उसको कैसे स्टोर करते हैं? हम टेबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टेबल बनता है। ठीक है, अलग अलग टेबल क्रिएट होता है। नेक्स्ट है इन द रिलेशनल मॉडल्स अ कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज,
Number of tuples. In the relational model, cardinality is termed as number of tuples. Next, fill in the blanks in a table represents a relationship among set of values. Fill in the blanks in a table represent a relationship among set of values. A key in a table represent a relationship among a set of values. इसमें क्या होता है? की होता है. आंसर क्या होगा? की. Next, an attribute of a relation that references the primary key of another relation is known as. Foreign key. Attribute of a relation that references the primary key of another relation is known as foreign key. Next question है, an attribute of one table matching the primary key of another table is known as. उसी का दूसरा लैंग्वेज क्या है? उसी का दूसरे लैंग्वेज दूसरे फॉर्म में पूछा गया है. आंसर क्या होगा? फॉरेन की होगा. फॉरेन की इज राइट आंसर. नेक्स्ट है, a group of related field in a relational database is called. A group of related fields in a relational database is called record. आंसर क्या होगा? रिकॉर्ड होगा. नेक्स्ट क्या है? A primary key that consists of more than one field is called as. A primary key that consists of more than one field is called. कंपोजिट की. क्या होगा? कंपोजिट की. देखिए, सेकेंडरी की जो होता है, सेकेंडरी की एक अदर की हो गया. किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं, वो सेकेंडरी की होगा. बट कंपोजिट की मतलब जब दो की को मिला करके, दो फील्ड को मिला करके जब हम प्राइमरी की उसे बना दे, दो कंपोजिट की होगा. मतलब कंपोजिट की इज नथिंग बट प्राइमरी की. कंपोजिट की है, ये प्राइमरी की है, लेकिन यहां पर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? सिंगल नहीं होंगे, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे. ठीक है? ओके, ठीक है. प्रेरणा सेकंड लग रहा है. सेकंड आपको इसलिए लग रहा है, सेकंड क्या है कि अनदर वे. ये क्या हो गया? एक अनदर वे है, अनदर वे फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस या डेटा या रिकॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In a relational model, relations are termed as what? Table. Next question है, an advantage of the database management approach is data is depend on programs, data redundancy increases, data is integrated and can be accessed by multiple programs, none of the above. Advantage पूछा गया है. डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का एडवांटेज क्या है? देखिए, एक बात समझिए, यहां पर डेटा इज डिपेंड ऑन प्रोग्राम्स ऐसा नहीं है. डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्राम्स. ठीक है? डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज नहीं होता, डेटा रिडंडेंसी डिक्रीज होता है. डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय द मल्टीपल प्रोग्राम्स. तो ऑप्शन 3 इज राइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कीवल स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कीवल स्टेटमेंट? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज। ये कोई टाइप नहीं है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एक टाइप है, तो ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, द डीबीएमएस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन व्हाट टू कंपोनेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम। डीबीएमएस जो है एक सॉफ्टवेयर है जो आपको पता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इंटरफेस का काम करता है डेटाबेस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स के बीच में। यहां पर देखेंगे डीबीएमएस एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। किसके किसके बीच में, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के बीच में। ओके, डेटा एंड द डेटाबेस, यूजर एंड द डेटाबेस एप्लीकेशन एसक्यूएल। आंसर क्या होगा, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। ओके, तो इसके बीच में इंटरफेस का काम करता है डीबीएमएस। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, यूजर जो इंटरेक्ट होता है वो एप्लीकेशन पर इंटरेक्ट होता है, ठीक है। यूजर जो इंटरेक्ट होता है ये किस पे, एप्लीकेशन पे इंटरेक्ट होता है। डायरेक्ट यूजर जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना, आपको मैंने बताया था कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन में कि यूजर को कुछ नहीं मतलब कि कैसे डेटा को स्टोर किया जा रहा है, यूजर केवल एप्लीकेशन से इंटरेक्ट होता है। डिटेल जो है मतलब एक्सटर्नल व्यू है, कॉन्सेप्चुअल व्यू पर होता है, वो आपका यूजर होता है। बाकी उसके पीछे क्या है, उसके पीछे आपका लॉजिकल व्यू है और फिजिकल व्यू है जिससे यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस एक्सेप्ट। The following are components of a database except metadata, reports, indexes, user data। तो इसमें रिपोर्ट्स जो है ये किसका कंपोनेंट, डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। यहां पर मेटा डेटा है, मेटा डेटा बोलते हैं हम डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज अगर पीछे से आवाज आ रहा है, अब थोड़ा देर मैनेज करिए, और पीछे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी में चल रहा है, कहीं क्लास आवाज यहाँ इस स्टूडियो तक पहुंच रहा है। इंडेक्सेस रेफर्स टू द लिस्ट, इंडेक्सेस क्या है, रेफर्स टू द लिस्ट। एंड यहाँ पर रिपोर्ट्स जो होता है बेस्ड ऑन द डेटा, रिपोर्ट्स का एक्सट्रैक्ट होता है, तो रिपोर्ट्स जो है एक्सट्रैक्ट होता है। यहां पर हम देखेंगे एन एप्लीकेशन वेयर ओनली वन यूजर एक्सेस द डेटाबेस एट अ गिवन टाइम इज एन एग्जांपल ऑफ। An application where only one user access the database at a given time is an example of an।
सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन, ओनली वन यूजर एक्सेस, तो सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ डीबीएमएस दैट combines the DBMS and an application generator is a DBMS that combines the DBMS and an application generator is Microsoft SQL Server, Microsoft Access, IBM DB2, Oracle Corporation। यहां पर मैं आपको बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अपने आप में कंप्लीट टूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंप्लीट टूल मतलब डीबीएमएस, एप्लीकेशन जनरेटर, और जो होता है ना एक ओवरऑल पूरा अपने आप में जो एपीआई प्रोवाइड करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, मतलब डेवलपमेंट टूल भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम? कोबोल, ठीक है, कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, नॉट कंसिडर्ड टू बी ए बेसिक एलिमेंट ऑफ एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम, ये कंपोनेंट नहीं है। कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डीबीएमएस दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू यूज इज, the DBMS that is most difficult to use is Microsoft SQL Server, Microsoft Access, IBM का DB2, इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है वो क्या है? ओरेकल है, ओरेकल कॉर्पोरेशन का ओरेकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ट्रांसपेरेंट DBMS, a transparent DBMS means देखिए, इसका सही जवाब ये होगा, ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस का मतलब होता है कीप्स इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम द यूजर्स। ठीक है, कीप्स इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम द यूजर्स। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, ओके, अ ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस मींस कीप्स इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम द यूजर। दरअसल ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन में आएगा, और यहां पर लॉजिकल स्ट्रक्चर वो हिडन नहीं होता यूजर से, क्योंकि यूजर को तो यूजर इंटरफेस पे इसके बारे में पता चल जाता है कि कौन कौन से वैल्यू जो है वो स्टोर किया जा रहा है। जैसे आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको वो सारा चीज पता चल जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? कीप्स इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम द यूजर्स। लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है हिडन नहीं होता है, और बाकी सारी चीज हिडन नहीं है, बट यहां पर फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो हिडन होता है, तो इसमें हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट होता है डेटाबेस। ठीक है, बी क्यों नहीं होगा? कीप्स इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम द यूजर्स। यहां पर आप देखेंगे लॉजिकल स्ट्रक्चर हिडन नहीं होगा, लॉजिकल स्ट्रक्चर तो सामने से दिख जाता है कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन सेव किया जा रहा है। ठीक है,
तो ट्रांसपेरेंट की बात यहां पर हो रही है ना, कि ट्रांसपेरेंट मतलब कि जो डेटा स्टोर हो रहा है वो आपको तो पता चल रहा है ना, यूजर को तो पता चल रहा है। फिजिकल का मतलब हो गया कि वेयर डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, मतलब हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड वेयर डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली। द मास्टर लिस्ट ऑफ एन इंडेक्स्ड फाइल, the master list of an indexed file is sorted in ascending order, contains only a list of keys as record number, has a number assigned to each record. master list of indexed file का मतलब होता है कि a number assigned to each record, a number assigned to each record. next क्या है, a condition that led to the development of database. A condition that led to the development of database, a demand for more data to support information needs, an increase in the amount of data handled by organization, proliferation, मतलब ये सब क्या होगा, इन सब के कारण ही डेटाबेस आया था। Information can be transferred between the DBMS and a information can be transferred between the DBMS and a spreadsheet program, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी प्रोग्राम्स के साथ क्या है, डेटा तो हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो डीबीएमएस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है बिटवीन द डीबीएमएस एंड अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, गोल फॉर द डिजाइन ऑफ द लॉजिकल स्कीमा इंक्लूड्स, goals for design of the logical schema includes avoiding data inconsistency, ability to construct query, ability to access data efficiently, तो all of the above होगा। लॉजिकल स्कीमा क्या होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। लॉजिकल स्कीमा का मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना किसी भी टेबल का, किसी भी डेटाबेस का, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अवॉइडिंग डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, डेटा मस्ट बी एक्यूरेट और कंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करना, ये क्या एक तरीके से गोल है कि इनकंसिस्टेंसी मतलब डेटा इनएक्यूरेट ना हो, डेटा मस्ट बी एक्यूरेट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट क्वेरीज इजीली क्या हो, क्वेरीज के थ्रू हम क्या करें, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा अपडेशन, डेटा जो है इंसर्शन, ये सब हो सके, एंड एक्सेस द डेटा एफिशिएंटली। नेक्स्ट है, मैनेजर सैलरी डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम एम्प्लॉइज। दिस इज, मैनेजर की सैलरी जो है वो यूजर से क्या है, हिडन है, मतलब एम्प्लॉय से हिडन होती हैं। तो अगर इस चीज को हम कहेंगे कि ये किस प्रकार की हाइडिंग है, मतलब ये किस लेवल की हाइडिंग का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्शन, डेटा को हाइड करना मतलब एब्स्ट्रैक्शन। तो ये एब्स्ट्रैक्शन किस लेवल का है, यूजर किस लेवल पर इंटरेक्ट होता है, पहले ध्यान से समझिए, यूजर किस लेवल पर इंटरेक्ट होता है सिस्टम से, एक्सटर्नल लेवल पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेवल ये हाइडिंग है, कौन सा लेवल हाइडिंग है, एक्सटर्नल लेवल डेटा हाइडिंग है, ओके। नेक्स्ट है, पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड, एडिंग, चेंजिंग and deleting file records is called updating, upgrading, restructuring, renewing। इसको कहा जाएगा अपडेटिंग, क्या कहा जाएगा,
अपडेटिंग। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड हार्डवेयर फेल्योर, प्राइवेसी इन्वेशन, फ्रॉडेंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, ऑल ऑफ द अबव। डेटा सिक्योरिटी क्या है? प्राइवेसी इन्वेशन है। नेक्स्ट है व्हाट रेफर्स टू अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजाइन। ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। सेट ऑफ कैरेक्टर को कैलीग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी कहा जाता है। मतलब आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर इज नोन एज कैलीग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट है fill in the blanks is used by public and private enterprise to publish and share financial information with each other and industry analysts across all computer platforms and the internet. Fill in the blanks is used by public and private enterprises to publish and share financial information with each other and industry analysts across all computer platforms and internet. ये थोड़ा सा याद रखिएगा और थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग एक्सप्लोर भी करिएगा। ठीक है। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है इसे, XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, पढ़ना है, होमवर्क। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा की नीड ही नहीं है। रोल बैक इन अ डेटाबेस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो अभी पढ़ा नहीं आपको, बट रोल बैक कौन सा स्टेटमेंट है? बताइए। रोलबैक कमिट सेट पॉइंट जो है ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। ठीक है। नेक्स्ट है fill in the blanks provides total solutions to reduce data redundancy, inconsistency, dependence and unauthorized access of data. कल स्टेटमेंट्स ही हमें, कल नहीं, मंडे के दिन हमें स्टेटमेंट्स ही पढ़ना है टोटल। Fill in the blanks provides total solutions to reduce data redundancy, inconsistency, dependence and unauthorized access of data. DBMS, tables, database, protection passwords. DBMS. Next है a data warehouse is contains numerous naming convention and formats organized around important subject areas, contains only current data, can be updated by end users. इसको अगर आप ठीक से पढ़ें तो किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एरिया के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा जो है उसी को डेटा वेयर हाउस कहा जाता है। मतलब डेटा वेयर हाउस इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एरिया। मतलब कुछ भी स्टोर नहीं किया जाता है, जो रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट एरियाज है, उन्हीं का रिलेटेड डेटा स्टोर करना, ऑर्गेनाइज्ड वे से स्टोर करना डेटा वेयर हाउसिंग है। A collection of conceptual tools for describing data, relationships, semantics, and constraint is referred to as. A collection of conceptual tools for describing data, relationships,
semantics and constraints is referred to as. It is referred as ER मॉडल. क्या कहा जाता है इसे? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहा जाता है. सो ऑप्शन ए इज राइट. ठीक है. डेटा मॉडल क्या है? कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स है, रिलेशनशिप बिटवीन देम. ठीक है. इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल मैनर, जैसा हमने कहा एक प्रोटोटाइप के तौर पर. इसमें कुछ टर्म्स जैसे डेटा, आपको पता है कि डेटा क्या है? कोई भी फैक्ट है जिसको स्टोर किया जा सकता है डेटाबेस में. ठीक है. वो क्या है? इट रेफर टू द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड. एक क्विक रिवीजन है स्मॉल पॉइंट्स का. मतलब इन अ डेटा मॉडल डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज. डेटा मॉडल में क्या होता है? डेटा को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, एक एंटिटी भी समझा जाता है. डेटा रिलेशनशिप्स अभी हमने पढ़ा. ठीक है. डेटा सीमेंटिक्स क्या है? सीमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग ऑफ द डेटा इज इंपॉर्टेंट इन अ डेटाबेस. ठीक है. डेटा सीमेंटिक्स रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ डेटा एंड हाउ इट इज इंटरप्रेटेड. तो सीमेंटिक्स क्या होता है? डेटा का मीनिंग होता है. ठीक है. उसके बाद क्या है? कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स होता है रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर दैट द डेटा इज कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट. जो कंस्ट्रेंट हम लगाते हैं ना डेटा में, जैसे कि लेट अस फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक. जैसे होता है ना कि एक होता है कि ये मैंडेटरी फील्ड है, स्टार लगा रहता है, मतलब ये डेटा तो आपको फीड करना ही करना है. ठीक है. जैसे आधार नंबर जो है इट मस्ट बी देयर. ठीक है. तो यहां पर इसको एक रूल इंपोज कर देना. किसी भी फील्ड के लिए क्या कर देना? एक रूल इंपोज कर देना कि ये नल नहीं होगा. इसका मतलब क्या है? एक कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करना. तो कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ? एक रूल. ठीक है. एक रूल अप्लाई करना किसी फील्ड के लिए, तो उसको हम कॉन्स्ट्रेंट कहेंगे. ठीक है. समझ में आ गया आपको? एंड अगर जैसे ही हम फॉर्म अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद फिट नहीं करते, तो अब आ जाता है कि दिस शुड नॉट बी ब्लैंक्ड. ठीक है. मैसेज आ जाता है कि इट शुड नॉट बी ब्लैंक्ड. ओके. तो ओके, बाय नाउ.